नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए प्रेपोजिशन देखेंगे आज। प्रेपोजिशन बोलो या प्रीपोजिशन बोलो। बचपन में इसका मतलब सुनते आते होंगे कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे शब्दों के साथ जोड़े या पूरे सेंटेंस को किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ जोड़े, उसी को प्रेपोजिशन कहते हैं। तो सेंटेंस सही है, डेफिनेशन सही है, कोई इसमें समस्या नहीं, सब चीज़ सही है। बस हम लोग भी अभी यही देखेंगे और इसके डेफिनेशन पे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई करते हैं उस पर चर्चा ना करते हुए, सीधे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस चीज़ को डील करेंगे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन अगर लिखना हो प्रीपोजिशन हेडिंग डालना और इसके मीनिंग में क्या लिखोगे? ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द, ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम को बाकी सेंटेंस से जोड़ने का काम करें। बाकी सेंटेंस से जोड़ने का काम करें। इससे सीधा मतलब ये समझ आता है, इस चीज को भी ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही रहेगा। इस चीज को लिखिएगा, है ना। ऐसे वर्ड जो संज्ञा सर्वनाम को बाकी सेंटेंस से जोड़ने का काम करें, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। और ये प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही रहता है। जो ऑब्जेक्ट मौजूद रहेगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट भी या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, वैसे ऑब्जेक्ट भी या नाउन होता है प्रोनाउन होता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही रहेगा। ठीक है, ये बता रहा हूँ, ये काम आएगा कहीं ना कहीं आपके। जब किसी शब्द को पूछ देता है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या चीज़ है, तो वहाँ पे बताने में आसानी होगा अगर आपको ये स्ट्रक्चर मालूम रहे कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, ठीक। चलिए अब इतना देख लिए। अब इसको रूल वाइज लिखते जाना, शब्द वन है ना, 1 2 3 4 करके लिखते जाना। पहला जो चीज पड़ेगा एंटर। एंटर ऐसा शब्द है जिसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। ठीक है, इस चैप्टर में 2 तरीके के रूल देखने होंगे। एक जहाँ पे प्रेपोजिशन आता है उसको पढ़ना होगा कि क्या आएगा, और एक जहाँ पे नहीं आता वहाँ पे जबरदस्ती हमको कोई प्रेपोजिशन नहीं डालना है। ठीक है, जैसे एंटर एक ऐसा शब्द है जिसके बाद हम आमतौर पे इनटू लगा देते हैं, जबकि एंटर का मतलब ही होता है कम इनटू। जैसे कम इनटू द रूम, ये, या खाली बोलो एंटर द रूम। एंटर इनटू द रूम नहीं होता। ठीक है, एंटर का मतलब ही क्या? कम इनटू होता है। ठीक है, तो एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते। ठीक है, एंटर के साथ क्या नहीं लगाते? इनटू नहीं लगाते। एंटर के बाद इनटू नहीं लगाते। ठीक, जैसे यहां पे मैं एग्जांपल लूं, ही एंटर्ड, कोई लेट आ रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ही एंटर्ड इनटू द
रूम इन अ हरी, हड़बड़ी में, तेजी में, ठीक है, बहुत जल्दी वो रूम में एंटर कर रहा है एकदम हड़बड़ी के साथ, ठीक है। तो ही एंटर्ड इनटू द रूम इन अ हरी, तो क्या सही है? एंटर एक ऐसा शब्द है जिसके बाद मैंने बताया आमतौर पे सुनने में अच्छा लगता है एंटर इनटू द रूम, और ये लिखा भी होगा तो आपको कहीं गलती नजर नहीं आएगी, इनटू द रूम ही लगेगा सही, लेकिन एंटर का मतलब ही होता है कम इनटू, ठीक है। तो एंटर के बाद इनटू नहीं लगाते, इस बात का ध्यान रखना है। शुरुआत के कुछ नियम ऐसे हैं, ऐसे शब्द देखेंगे जिसके बाद प्रिपोजिशन नहीं लगता, तो एंटर के बाद खास करके इनटू दिए रहता है और इनटू नहीं लगता, तो क्या होगा? ही एंटर्ड द रूम इन अ हरी, ठीक है। तो जो ये सही सेंटेंस क्या होगा? ही एंटर द रूम इन अ हरी, जल्दबाजी में, तेजी। इसी को मैं इस तरीके से भी बोल लूं चलेगा क्या? ही केम इनटू द रूम इन अ हरी, कि इनटू को हटाऊं? नहीं हटाऊंगा। क्यों नहीं हटाऊंगा? एंटर का मतलब ये होता है कम इनटू, मैं कम की तो बात नहीं किया, कम ऐसा शब्द है जिसके बाद इनटू लग सकता है, कोई प्रिपोजिशन नहीं लग सकता, लेकिन एंटर ऐसा शब्द है जिसके बाद नहीं लगेगा, ठीक है। तो एंटर का मतलब ये होता है केम इनटू, कम इनटू, कम इनटू का सेकंड फॉर्म हो गया केम इनटू, यहाँ एंटर का एंटर्ड हो गया तो कम का केम हो गया, तो केम इनटू द रूम बोल सकते हो, ये सही है, लेकिन एंटर्ड इनटू द रूम नहीं बोलोगे क्योंकि केम इनटू का मतलब ही एंटर होता है, ठीक है। तो इसके जगह हम खाली ये सब्सटीट्यूट कर दिए, एंटर्ड द रूम इन अ हरी। तो ये सेंटेंस को भी लिखना है, केम इनटू द रूम इन अ हरी, ये सेंटेंस भी आपका सही है। ठीक है, अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। वापस आने के लिए एक शब्द है कम बैक या रिटर्न, ठीक है। एक शब्द होता है कम बैक या रिटर्न। हम कम बैक तो बोलते बोलते क्या करते हैं, रिटर्न जब बोलते हैं तो रिटर्न के साथ भी बैक लगाते थे, रिटर्न बैक, ठीक है। तो रिटर्न बैक नहीं होता, रिटर्न का मतलब ही होता है कम बैक, वापस आना। तो रिटर्न भी ऐसा शब्द है जिसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगता, और खास करके बैक। तो रिटर्न का मतलब ही होता है क्या? कम बैक, वापस आना, ठीक है। और रिटर्न के बाद क्या नहीं लगता? रिटर्न के बाद बैक नहीं लगता, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैं कल वापस आ जाऊंगा, आई विल रिटर्न बैक टुमारो, आई विल रिटर्न बैक टुमारो, ठीक है। हाँ, तो ये सेंटेंस को पूरा लिखना और इसको गलत करना, और रिटर्न बैक तो क्या सही होगा? आई विल रिटर्न बैक नहीं होगा, आई विल रिटर्न टुमारो, ठीक है, बैक नहीं लगेगा। लेकिन इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ क्या? आई विल कम बैक टुमारो, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि कम के साथ बैक लगता है, इसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन रिटर्न का मतलब ही कम बैक होता है, तो ये पूरे कम बैक को आप सब्स्टिट्यूट कर दिए किससे? रिटर्न से। रिटर्न के साथ आप बैक दोबारा नहीं लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। एक होता है इंक्वायर इनटू, मतलब पूछताछ करना, जांच पड़ताल करना, इसके लिए एक वर्ड होता है इंक्वायर इनटू, ठीक है। एक शब्द होता है इंक्वायर इनटू, इंक्वायर इनटू। इंक्वायर इनटू का मतलब भी होता है क्या? इन्वेस्टिगेट करना। जैसे मैंने बोला कम बैक, वापस आने का मतलब भी होता है रिटर्न, तो रिटर्न के बाद जबरदस्ती बैक नहीं लगाते, ठीक है। वैसे ही इंक्वायर इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना, छानबीन करना का मतलब ही इंक्वायर इनटू है, उसका हम सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं क्या? इन्वेस्टिगेट के रूप में।
तो इन्वेस्टिगेट के आगे आप इनटू नहीं लगाओगे। इन्वेस्टिगेट का मतलब ही होता है इंक्वायर इनटू, तो इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं लगेगा, ठीक है, खाली क्या लगेगा, इन्वेस्टिगेट लगेगा। जैसे एग्जांपल तो द हेड कैशियर investigated into the shortfall of cash। शॉर्टफॉल ऑफ कैश मतलब जो कैश में कमी आई, नगद में कमी आई, है ना। हेड कैशियर जो कैश वगैरह गिनने का काम करता है, मैनेजमेंट का काम करता है, पैसे लेन देन का काम करता है, वो द हेड कैशियर इन्वेस्टिगेटेड इनटू द शॉर्टफॉल ऑफ कैश। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटेड इनटू नहीं होगा, खाली क्या होगा, इन्वेस्टिगेटेड द शॉर्टफॉल ऑफ कैश। लेकिन इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, द हेड कैशियर इन्वेस्टिगेटेड इनटू के जगह एक वर्ड, इन्वेस्टिगेटेड के जगह एक वर्ड ला दिया क्या, इंक्वायर्ड इनटू द शॉर्टफॉल ऑफ कैश। इंक्वायर्ड इनटू चलेगा, और ये पूरा इंक्वायर्ड इनटू के लिए एक शब्द है कौन सा, इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट के बाद आगे इनटू नहीं लगता, प्रोपोर्शन नहीं लगता। ठीक, नेक्स्ट रूल देखते हैं, डिस्पाइट। हिंदी में हम लोग इतना ताकतवर होने के बावजूद उसको हरा नहीं पाया, कम रन होने के बावजूद चेज नहीं कर पाया। तो ये जो के बावजूद वाले जो शब्द हैं, उसके लिए इंग्लिश में कुछ शब्द हैं, जैसे इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, डिस्पाइट, ये सारे वर्ड हैं। तो इंस्पाइट ऑफ का मतलब ही होता है के बावजूद। पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया हुआ है, इंस्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, इंस्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद। लेकिन इस इंस्पाइट ऑफ के लिए हम एक शब्द यूज कर सकते हैं, कौन सा, डिस्पाइट। तो डिस्पाइट के बाद आप ऑफ नहीं लगाओगे, क्यों, इंस्पाइट ऑफ का मतलब ही था डिस्पाइट, तो डिस्पाइट जब यूज करोगे तो ऑफ नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे मैं बोलूं डिस्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही इज नॉट हैप्पी, पैसा होने के बावजूद वो खुश नहीं है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही इज नॉट हैप्पी। तो ये डिस्पाइट ऑफ नहीं लगेगा, ऑफ हट जाता है, क्यों, ये डिस्पाइट ऑफ का मतलब ही होता है, डिस्पाइट का मतलब ही होता है इंस्पाइट ऑफ, तो बार बार ऑफ आप रिपीट नहीं करोगे। अगर इसको ऐसे लिखूंगा तो चलेगा क्या, इंस्पाइट ऑफ हैविंग मनी, हाँ अब चल जाएगा, इंस्पाइट ऑफ यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये पूरा इंस्पाइट ऑफ के लिए मतलब होता है क्या, डिस्पाइट। ये जब मैं डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ और इंस्टीड ऑफ बता रहा था, तो ये बताया था कि इसके बाद जो शब्द आते हैं वो आईएनजी का फॉर्म लेता है, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ हैव नहीं, इंस्पाइट ऑफ हैविंग, डिस्पाइट हैव नहीं, डिस्पाइट हैविंग मनी, ठीक है। तो ये सब शब्द के बाद क्या आईएनजी फॉर्म आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब करना मतलब होता है वर्णन करना। अब वर्णन करोगे तो किसी न किसी के बारे में वर्णन करोगे, ठीक है। तो हिंदी में हम के बारे में लगाने का आदत होता है, इसके बारे में वर्णन कीजिए, इसके बारे में बताइए, डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है।
तो के बारे के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या लगाते हैं, अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब अगर शब्द आए उसके बाद अबाउट नहीं लगता। ठीक है, शुरुआत के ऐसे नियम देख रहे हैं, ऐसे कुछ रूल्स देख रहे हैं, ऐसे शब्द देख रहे हैं जिसके बाद हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते। कहाँ करते हैं वो तो देखेंगे ही, फिलहाल ये जहाँ पे ज़बरदस्ती करते हैं वहाँ हमको नहीं करना है। तो एक ऐसा शब्द है कौन सा, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है, व्याख्या करना, किसी के बारे में बताना। तो इसके बाद क्या नहीं लगता, अबाउट नहीं लगता। जैसे आई डिस्क्राइब्ड अबाउट द फैक्ट्स ऑफ हिज साइंस प्रोजेक्ट। ये बीच में किसी पैराग्राफ का उठा हुआ सेंटेंस, आई डिस्क्राइब्ड अबाउट द फैक्ट्स ऑफ हिज साइंस प्रोजेक्ट। उसके साइंस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स बताया, उसका वर्णन किया। ठीक है, तो शब्द दिख गया क्या, डिस्क्राइब। और डिस्क्राइब के बाद मैंने क्या बोला कि जो अबाउट है उसका यूज़ नहीं करते। तो क्या होगा, द स्टूडेंट आई डिस्क्राइब द फैक्ट्स ऑफ हिज साइंस प्रोजेक्ट। इसी चीज का अगर एक स्ट्रक्चर लिख लेना आगे काम आएगा। डिस्क्राइब के बाद अब अबाउट तो नहीं लगता, लेकिन इसके आगे किसी सेंटेंस में एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो उस प्रकार के स्ट्रक्चर को आप लिखिएगा। कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, आप वर्णन करोगे मतलब किसी के बारे में कुछ बताओगे। ठीक है, कुछ बता रहे हो, डिस्क्राइब। ठीक है, तो अबाउट तो हटा दिए, तो डायरेक्ट क्या लगेगा, डिस्क्राइब। जो आप चीज़ बताना चाह रहे हो, जैसे यहाँ पे द फैक्ट है तो कुछ तथ्य बताने में चाह रहे हो, तो डिस्क्राइब क्या करोगे, कुछ बताओगे, समथिंग। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी पर्सन को बता रहे हो आप, तो यहाँ पे टू लगता है या और लगता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार आई डिस्क्राइब दिस स्टोरी फॉर यू। मैंने ये कहानी तुम्हारे लिए बताई है, उसका वर्णन किया। ठीक, या मैं बोलूँ आई डिस्क्राइब दिस स्टोरी टू द ऑडियंस, टू या फॉर आवश्यकता अनुसार लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड कंप्राइज। शामिल होना या किसी चीज़ से मिलकर बना होना। जैसे बोलते इट कंसिस्ट ऑफ 5 बॉल्स, या से कोई चीज़ बता रहा हूँ जिसके बारे में बोल रहा हूँ कि मैं ये 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, मतलब ये शरीर में क्या 5 तत्व शामिल है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो कंसिस्ट ऑफ मतलब शामिल होना या उससे मिलकर बना होना। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ के लिए एक और वर्ड हो जाता है, कौन सा, कंप्राइज। ठीक, तो कंप्राइज का मतलब ही होता है क्या, कंसिस्ट ऑफ। और इसका हिंदी में अगर मतलब देखोगे तो शामिल होना या इससे मिलकर बना होना। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ के लिए ही हम वर्ड यूज करते हैं कंप्राइज। तो कंप्राइज के बाद आप जबरदस्ती ऑफ नहीं लगाओगे, कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगता। ठीक है, जैसे एग्जांपल लूं मैं, दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ 5
एलिमेंट्स। ये बोलूँ तो सही है क्या? हाँ सही है, क्योंकि कंसिस्ट के बाद ऑफ लगेगा, लेकिन इसका मतलब ही क्या होता है? कंप्राइजेस, ठीक है, कंप्राइजेस, दिस बॉडी कंप्राइजेस 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जबरदस्ती आप ऑफ नहीं लगाओगे, ठीक है। अगर कंसिस्ट ऑफ की जगह कुछ बोलना चाह रहे हो तो क्या लगाओगे? कंप्राइजेस, ठीक है, कंप्राइजेस 5 एलिमेंट्स। ठीक। हुआ। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट वर्ड जो है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करना मतलब भी समझाओ, समझाना, बताना, वर्णन करना, ठीक है। एक्सप्लेन करना मतलब भी क्या होता है? समझाना। तो आप किसी चीज़ को समझाओगे मतलब किसी के बारे में समझाओगे, तो फिर वो के बारे में के लिए हम अबाउट लगाने का प्रयास करते हैं, जो कि इंग्लिश में गलत हो जाता है। तो एक्सप्लेन ऐसा शब्द है जिसके बाद अबाउट नहीं आता, ठीक है, मतलब कोई प्रपोजन नहीं आता। और खास करके हम जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? अबाउट। तो एक्सप्लेन के बाद क्या नहीं आता? अबाउट नहीं आता, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट योर प्लान? मतलब कोई आपको कुछ प्लान बनाया हो, तो मैं बोल रहा हूँ भाई इसको तो समझा सकते हो क्या? तो कैन यू एक्सप्लेन अबाउट योर प्लान। तो एक्सप्लेन के बाद मैंने क्या बोला? मतलब आपके प्लान के बारे में समझा सकते हो क्या, के बारे में बता सकते हो क्या? हिंदी में हम ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, इंग्लिश में वहाँ पे अबाउट नहीं लगता। तो कैन यू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट या योर प्लान, ठीक। और यहीं पे अगर आगे समझा सकते हो क्या, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट योर प्लान, किसको? अगर किसी को समझाने की बात आए, टू समबडी या समवन, मतलब कोई लोग आए, ठीक है, तो बीच में कौन सा प्रिपोजिशन होता है? यूज होता है टू, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट योर प्लान टू मी, टू यू, ठीक है, मतलब या कोई भी ऐसा पर्सन आए, तो इस स्ट्रक्चर को भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी प्रोपोजिशन के अंतर्गत ही आता है। तो अगर शब्द यूज हुआ, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे, इस स्ट्रक्चर को, कि एक्सप्लेन वर्ड यूज हुआ, एक्सप्लेन वर्ड यूज हुआ, क्या एक्सप्लेन करना है? कोई चीज एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन समथिंग, ठीक है। किसको? किसी व्यक्ति को, टू समवन या समबडी, ठीक है। तो उस बीच में क्या यूज होगा? कौन सा प्रिपोजिशन यूज होगा? टू, ठीक है, कौन सा प्रिपोजिशन यूज होगा? टू। कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी, ठीक है, क्या मुझे समझा सकते हो? कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी। जैसे एग्जांपल, कैन यू एक्सप्लेन दिस सॉल्यूशन टू मी। यहाँ पे जो प्रिपोजिशन आता है वो क्या? टू। तो ये समथिंग समवन का फॉर्म हो गया। ये दिस सॉल्यूशन, जैसे सपोज कोई मैथ्स का सॉल्यूशन आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, आप पूछ रहे हो किससे कि भाई इस सॉल्यूशन को मुझे समझा सकते हो क्या? तो कैन यू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन वर्ड आ गया। ये देखो क्या चीज़ समझाना है? कुछ चीज़ समझाना है, दिस सॉल्यूशन, है ना। किसको समझाना है? मेरे को समझाना है, टू मी, ठीक है। तो जो प्रिपोजिशन आ रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है? टू। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अटैक।
हमला करना, अटैक। अटैक के बाद ऑन या अपॉन नहीं आता। आमतौर पर अटैक मतलब क्या, हमला करना, उसको भी लिख लेना, है ना, हमला करना। अब हमला करोगे तो किसी न किसी के पर करोगे, ठीक है। शेर ने इंसान पर हमला कर दिया तो इंसान पर, तो हम हिंदी में जो पर है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, खास करके ऑन या अपॉन लगा के, ठीक। तो इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट करोगे और शब्द आ गया कौन सा, अटैक, तो उस अटैक के बाद ऑन या फिर अपॉन यूज़ नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। लगता है कि लगा लूँ, यूज़ कर लूँ, लेकिन नहीं यूज़ होता। जैसे लॉयन अटैक्ड ऑन अ काउ, एक गाय पे हमला कर दिया। आमतौर पर ऐसे सुनने को मिलता है कि जंगल से शेर आ गया और जो भेड़ बकरी या गाय थे तो उस पर हमला कर दिया, तो लॉयन अटैक्ड ऑन अ काउ। तो ये सेंटेंस में क्या गलती हो गया, बस ये ऑन ये वाला प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। अटैक है, शब्द यूज हो रहा है, तो अटैक के बाद ऑन नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या लगेगा, खाली लॉयन अटैक्ड अ काउ, ठीक। एक और सेंटेंस है, द थीफ अटैक्ड ऑन हिम, जो चोर था चोरी करने के इरादे से आया था, ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति जग गया होगा, तो सेंटेंस से सब बताना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है कि तो चोर ने उसके ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया, उसके ऊपर हमला किया। तो उसके ऊपर के लिए हम लोग ऑन या अपॉन लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैंने बोला अगर शब्द आ जाए कौन सा, अटैक, तो उसके बाद ये वाला जो प्रीपोजिशन है वो यूज नहीं होता। तो डायरेक्ट क्या हो गया, द थीफ अटैक्ड हिम, ठीक है, हमला कर दिया। अब वो हमला करेगा, हो सकता है कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करे, मतलब किसी ना किसी चीज से हमला करेगा। ऐसा स्ट्रक्चर आया, हमला किया, किस पर, किसी पर हमला किया, किससे हमला किया, अगर उस वस्तु का भी जिक्र किया जाए तो बीच में कौन सा प्रपोजिशन लगेगा उसको आपको ध्यान रखना, उसको हमेशा याद रखना है। पिछले वाले केस में कहीं टू कर रहे हैं, कहीं इन करेंगे, कहीं विथ करेंगे, तो यहाँ पे याद रखना हमेशा ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा तो क्या याद रखना, उसका प्रपोजिशन जो लगता है वो लगता है विथ, ठीक। चाकू से हमला किया विथ नाइफ, ठीक है, तलवार से हमला कर दिया विथ स्वॉर्ड, ठीक है, हॉकी स्टिक से, बैट से, किसी भी से हमला किया तो वहाँ पे क्या लगेगा, विथ। अब बोलोगे विथ का मतलब तो के साथ होता है, तो भले हिंदी में ऐसा ट्रांसलेशन होता होगा, लेकिन इंग्लिश में जब ये यूज़ करते हैं उसका स्ट्रक्चर हमेशा वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो कैसा स्ट्रक्चर रहेगा बोला, अगर अटैक करने वाला वर्ड आया, स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, अटैक, किसी न किसी पे हमला करोगे, अब वो इंसान पे भी हो सकता है, ठीक है, समथिंग या समवन, किसी देश पे हमला कर दिए, किसी भी चीज पे हमला कर दिए, ठीक है। अब किसी वस्तु के साथ करोगे, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, यूक्रेन पे हमला किया, अच्छी बात है, टैंक के साथ हमला कर दिया विथ टैंक, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ऊपर हमला कर रहे हो किसी चीज से, तो बीच में कौन सा प्रपोजिशन लगता है, विथ, बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर इसी चीज को मैं ये वाले सेंटेंस को भी आगे बढ़ाना चाहूँ, द थीफ अटैक्ड ऑन हिम विथ अ स्वॉर्ड, तलवार के साथ उसने हमला कर दिया, द थीफ अटैक्ड ऑन हिम विथ अ स्वॉर्ड। तो वो कितने मिनट रिकॉर्डिंग हुआ है, 28, लिखिए ये
नेक्स्ट लिखिएगा एम्फासाइज। एम्फासाइज मतलब होता है जोर देना, किसी चीज पर जोर देना। ठीक, एम्फासाइज का मतलब होता है क्या, जोर देना, किसी चीज पर जोर देना। फिर आप किसी चीज पर जोर दोगे, पर वाला शब्द आएगा, और उसके लिए आप इंग्लिश में क्या यूज करना चाहोगे, ऑन। ठीक है, ऑन या अपॉन। तो एम्फेसाइज के बाद ये प्रेपोजिशन नहीं लगता। ठीक है, शुरुआत के कुछ नियम रूल्स हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे शब्द देख रहे हैं जिसके बाद प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है। ठीक है, तो एम्फेसाइज के बाद ऑन, एम्फेसिस नहीं बोला। ठीक है, एम्फेसाइज वाला वर्ड है। ठीक है, जेडी या फिर ऐसी भी यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जेडी एम्फेसाइज ऑन, ये ऑन वाला शब्द नहीं लगता। ठीक है, जैसे द डॉक्टर emphasized on healthy eating। हेल्दी ईटिंग एज अ नाउन यूज हो रहा है, जैसे हेल्दी ईटिंग, तो स्वस्थ खाने पे डॉक्टर ने क्या किया, जोर दिया। ठीक है, द डॉक्टर एम्फसाइज्ड, डॉक्टर, ठीक, जो डॉक्टर था उसने जोर दिया किस पे, हेल्दी खाने पे। ठीक है, ऑन हेल्दी ईटिंग। तो द डॉक्टर एम्फसाइज्ड ऑन, जो एम्फसाइज वर्ड हो गया, उसके बाद मैंने क्या बोला, भले ही हिंदी में ऐसा भाव आए कि हेल्दी खाने पे, ईटिंग हेल्दी या हेल्दी ईटिंग दोनों बोल लो। ठीक है, हेल्दी ईटिंग एज अ नाउन यूज हो रहा है, तो हेल्दी ईटिंग पे जोर दिया, पर जोर दिया, लेकिन यहाँ पे पर के लिए आप ऑन नहीं लगाओगे। एम्फसाइज वर्ड के बाद हमेशा स्किप किया जाता है इस प्रोपोजिशन को। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, और ध्यान रखना उस वो जो वर्ड लिखा है वो एम्फसाइज है, एम्फेसिस नहीं है। ठीक, ऑफ कर दो, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करना।